हाय, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी वर्सेस एसएलएम। आइए देखिए, स्क्रीन पे बने रहिए। मैं कहता हूं कि फर्ज करिए कि आप जो है किसी बिजनेस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो 11th क्लास वालों के लिए भी है, 11th 12th बीकॉम वालों के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है ना, मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड लाइक जो जॉब होल्डर हैं, जॉब सीकर हैं, उनके लिए भी है, मीन्स अकाउंट प्रोफेशनल्स लोगों के लिए भी है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं और आपको किसी भी एसेट पर, लॉन्ग टर्म एसेट पर, लाइक प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सभी चीजों पे, ऑफिस इक्विपमेंट्स, अगर इन सभी पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आपके जहन में एक क्वेश्चन नहीं आता कि व्हाट वुड बी द रियल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? क्योंकि एकेडमिक्स के टाइम में तो हम लोग स्टडी करते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, 30%, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? एंड एज पर द रेट वी स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग द एसेट, वेदर डब्ल्यूडीवी और एसएलएम। तो आज हम लोग क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन जानेंगे कि किसी भी कंपनी में डब्ल्यूडीबी या एसएलएम अगर यूज करना है तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, डेप्रिसिएशन एज पर द मेथड डब्ल्यूडीबी एंड एसएलएम। ठीक है, ये किस के लिए, कौन सी एंटिटी की बात हो रही है? ये फॉर कंपनीज की बात हो रही है, क्योंकि जितने भी ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंस हम लोगों को मेंटेन करने होते हैं, दैट इज कंपनीज। आपको मालूम कि अगर कंपनीज में डेप्रिसिएशन की बात करें तो वहां पर शेड्यूल 2 में ये बातें कही गई हैं। कौन सी कंपनी एक्ट? सबको मालूम होना चाहिए, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाइक आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, और शेड्यूल 2 में बातें क्या की गई हैं? डेप्रिसिएशन की। अभी क्वेश्चन ये उठता है ना कि अगर आप कोई भी एसेट पर डेप्रिसिएशन कर रहे हो, चाहे एसएलएम हो या डब्ल्यूटीवी हो, आपको किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए? बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। नंबर 1, एसेट की कैटेगरी क्या है? एसेट की कैटेगरी क्या है? क्योंकि आप देखो, जब आप एकेडमिक्स में होते हो ना, तो आपको चीजें मोस्टली ज्यादा कवर करी जाती हैं। मैं हर जगह की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली आपको ज्यादा कवर की जाती है कि आप बहुत अच्छे से कैलकुलेटर बन जाए। कैलकुलेटर बन जाए मतलब कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। भाई साहब, कैलकुलेट तो तब करोगे जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको ढंग से मालूम होगा, है ना? आइए, एसेट की कैटेगरी क्या होगी, उसके बाद में आपको देखना है कि आप उस एसेट का यूजफुल लाइफ कितना ले रहे हो। लाइफ, यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है कि आप उस एसेट को फ्रीक्वेंटली यूज कर पाओ, जितना साल, दैट इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ। अगर नॉन कंपनीज है तो अपने हिसाब से आप काम करेंगे, कंपनीज है तो मैंने बोला ना, शेड्यूल 2 में बातें लिखी हुई हैं, उससे आप दाएं बाएं नहीं जा सकते। उसके बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी? अगर कोई एसेट है, मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है, 15 साल आपने यूज कर लिया, अब अगर वो यूजेबल कंडीशन में नहीं रहा अगर, तो आप उसको सेल आउट करेंगे। सेल आउट करेंगे इन द सेंस के स्क्रैपिंग करेंगे, और जो भी उससे थोड़े बड़े पैसे आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। दैट इज एस्टिमेटेड एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट, नोबडी कैन डिसाइड, राइट? बट एटलीस्ट समथिंग लाइक थोड़ा ऊपर नीचे हम लोग आइडिया तो लगा सकते हैं। चलिए, फिर क्या डिसाइड करनी है कि हम लोगों को मेथड कौन से ऑप्ट करने हैं। यूजुअली कॉर्पोरेट्स में क्या देखने को मिलेगा आपको? या तो डब्ल्यूटीवी, या तो क्या देखने को मिलेगा? एसएलएम। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ये जो कैलकुलेशन है, ये इनकम टैक्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। कंपनीज एक्ट में जो भी डेप्रिसिएशन के मेथड लिखे हुए हैं, रेट्स लिखे हुए हैं, लाइक प्रोसेस लिखे हुए हैं, वो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन का मेथड हम लोग लगाते हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो इसको यहां से वहां कहीं पर भी मर
आप लोग या मिक्स मैच आप लोग नहीं करेंगे। देखो, मैं बोलता हूं कि कोई भी एक एसेट पकड़ लो, लेट से कोई हमने एक प्लांट परचेज कर लिया, ठीक है, जिसका यूज कॉस्ट पहले ले लेता हूं एग्जांपल 100,000, ठीक है, जिसका मोटा मोटा यूजफुल लाइफ हम कितना एज्यूम करके चल रहे हैं, 5 साल, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू हम इसका लेकर के चल रहे हैं 5%, माने कि 5,000। अब आपके जहन में दो सवाल आ रहा होगा, यहां पर ही गेम है, सर 5 साल ही क्यों, कैसे जाने 5 साल, और स्क्रैप वैल्यू 5% कैसे आपने लिया। आइए, अगर आप यहां पर आते हैं, ये आपको मैं दिखा दूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक वेबसाइट से हम लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, डेप्रिसिएशन रेट चार्ट एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट। यहाँ पर जितने भी टाइप के एसेट्स है ना, सबका देखो यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, ये यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, समझ आ रहा है, देख रहे हो, सभी एसेट्स के यूजफुल लाइफ दिए हुए हैं, तो आपका एसेट जिस भी कैटेगरी में फॉल करता होगा, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यूजफुल लाइफ लेना पड़ेगा। और अगर आप उस एसेट पे एसएलएम का डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो आपको ये डेप्रिसिएशन फॉलो करना पड़ेगा, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर आप डब्ल्यूडीबी यूज करते हो, तो आपको ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करना पड़ेगा। सबसे मजेदार वाली बात क्या है जानते हो, आप बहुत सारे जो व्यूवर्स होंगे उनमें से आप देखेंगे कि इतना प्रिसाइजली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, लाइक 4.87, वी कैन नॉट इवन राउंड इट ऑफ, like we cannot say like it is 4.80 or 4% of the depreciation. No, we are just writing 4.87, very much precise, more than the level you will find over here, 45.07%. Could you imagine that if you are going to write that rate of depreciation, we are not able to even negotiate 0.6 0.7%. Do you understand my point? Right. So, like in the academics time, when we write the depreciation, that is 10%, 20%, 30%, that is only the assumption amount percentage. In the practical life, we must have to be particular with the rate of depreciation, because just imagine that if we have the plant machine of 100 crores, 200 crores at that time, if you will round off the rate of depreciation, you might get the wrong picture of depreciation every single year, right? So in that case, it is very, very important that you are going to enter the rate of depreciation very, very clearly. Now, so based on the plant machine furniture, हमारे पास में यहाँ पर है यूजफुल लाइफ, ठीक, तो इसके हिसाब से दूसरा चीज, तो ये मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को लाइफ कैसे अज्यूम करना है। दूसरी बात, स्क्रैप। स्क्रैप कंपनी एक्ट कहता है कि देखो भाई, अगर तुम्हारा एसेट है और अगर तुम्हारा एसेट मैक्सिमम 5% तक का रेट ऑफ रेट मैं बोल रहा हूँ सॉरी, या ठीक है, 5% तक का रेट ऑफ स्क्रैप अगर दे रहा है, कि अगर आपने 1 लाख का एसेट परचेज किया और आपका स्क्रैपिंग अगर 5,000 रुपये तक का हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 5% से ज्यादा स्क्रैपिंग अगर लिख रहे हो, तो कंपनी एक्ट मना नहीं कर रही है, लेकिन कह रही है कि आप डिस्क्लोजर दो। क्यों ऐसे लगता है, काहे ऐसे लगता है भैया कि आपको 5% से ज्यादा स्क्रैपिंग मिल जाएगा, इसका मतलब क्या एसेट पूरी तरीके से यूज आपने नहीं किया, तो इसलिए इन जनरल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में स्क्रैप जो है 5% तक ही मिलना है। एकदम क्लियर। अब बात आता है कि सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालें, तो भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले आपको ये तो रेडी करना पड़ेगा, क्या रेडी करना पड़ेगा, या आप एसएलएम यूज कर रहे हो या फिर डब्ल्यूटीवी यूज कर रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है भाई, है ना, एसएलएम यूज कर रहे हो या फिर डब्ल्यूटीवी यूज कर रहे हो। तो एसएलएम के हिसाब से, जिसका पूरा नाम क्या है बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड, और रिटन डाउन वैल्यू डब्ल्यूडीवी का हो गया रिटेन डाउन वैल्यू। मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे जानते होंगे इसको, इसको समझाने का कोई लॉजिक भी नहीं था ज्यादा, बट ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि जब एसएलएम के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन निकालते हो ना, तो आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ता है, याद करो, मेरे ख्याल से सारे कैंडिडेट्स को मालूम होगा ये चीज। क्या करते हैं अपन बोलो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ।
तो कॉस्ट हमारा कितना है बोलो? 100,000। बोलो स्क्रैप कितना है? 5,000 डिवाइडेड बाई 5, दैट वुड बी 19,000। 100,000 minus 5,000, 95,000. 95,000 divided by 5, that would be 19,000. 19,000 100,000 का कितना परसेंटेज हुआ? That is called 19%. So in my scenario, if we are going to charge depreciation, so definitely we have to follow 19% if we follow the method of depreciation SLM. When it comes to WDV, आप मुझे बताओ कि क्या होता है इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड। बहुत सारे लोग आज थोड़े से सरप्राइज्ड होंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला है 1 माइनस स्क्रैप अपॉन कॉस्ट टू द पावर 1 अपॉन लाइफ। इसको लेकर के आप मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। समझ आती है मेरी बात? आप अगर इसको फीड करें ना तो कैसे निकलेगा मालूम? देखो 1 माइनस स्क्रैप कितना हो गया? 5,000 डिवाइडेड बाई 100,000 टू द पावर। कंप्यूटर में या साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे लिखते हो? ऐसे साइन, ठीक है, कैप, और यहां पर 1 अपॉन 5 करेंगे और पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? 100। आओ चलो एक्सेल में चलते हैं, फटाक से मैं आपको उसको दिखाता हूं। देखो यहां पे मैं कर रहा हूं, हाँ, इक्वल्स 1 माइनस 5,000 over 100,000 to the power this sign 1 upon 5, ठीक है, होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 100। कितना आया? 45.0719 blah blah blah, multiple things are there, right? But at least we have to go with 2 decimal places. Just 1 second, let me go there. Oh, 2 decimal places, 2 decimal places, you can see. So 45.07%। अभी आप जाएंगे पावर पॉइंट में और यहां लिखेंगे 45.07%। अब चेक करो, देखो मैंने कितना लिया है लाइफ? 5 साल। यहां पे देखना, यहां पे, ठीक, और उसका एसएलएम के हिसाब से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 19%। और डब्ल्यूडीवी अगर मैं यूज करूंगा तो 45.07%। अब जरा कंपनी एक्ट में जाकर के चेक करो, कहाँ गया कंपनी एक्ट, कहाँ गया कंपनी एक्ट? यहाँ पे आ जाओ, देखो 5 साल में है 19% एंड 45.07%। अब कोई भी एसेट उठा लो साहब, चलो मैं 60 साल का उठा के चलता हूँ, ठीक है। 60 साल के हिसाब से अगर देखोगे तो 1.58 एंड 4.87 कैसे निकलेगा? मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं आपको, इक्वल 1 लाख माइनस 5,000, ठीक है, मैं एसेट का वैल्यू उतना ही ले लेता हूँ ना, मुश्किल क्या है, डिवाइडेड बाई 60, 1583 समथिंग आ गया। ये 1 लाख का कितना परसेंट है? तो देखो यहां पर अगर इसको तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये देखो 1.58%, ठीक। और इसी को अगर तुम चेंज कर दो, यहां पर मैं इसी को चेंज करके दिखाता हूं ना, डिवाइडेड बाई 1.1/5 ना लेकर के 1/60 ले लूं तो देखो 4.87%। तो आपको कम से कम मैं ये जरूर समझा पाया कि अगर आप कोई भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो, चाहे एसएलएम चाहे डब्ल्यूडीबी, तो यू हैव टू बी वेरी मच पर्टिकुलर विद दैट, ट्रस्ट मी, राइट। सो जब भी आपने परचेज किया तभी से लाइफ आपके पास में है, जितना साल यूज हो चुका है उसे बात का आप ऑफ कोर्स उठाएंगे, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और उसके हिसाब से आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब जान गए तब तो बचा सिर्फ कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में कौन सा दम है भाई, वो तो मैथमेटिक्स है, सबको आनी चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरा बात, आपके मन में ना एक बात आ रहा होगा, शायद अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, क्या सर मेरे पास में 1 लाख का एसेट है? बोले हाँ, 1 लाख का एसेट अगर 5 साल चलना है तो आप कहना चाहते हो कि डब्ल्यूडीवी के हिसाब से एक ही साल में 45.07% डेप्रिशिएट हो जाएगा, माने लगभग लगभग आधा एसेट एक ही साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। हाँ, तब तो आप बोलेंगे कि ये तो तकलीफ वाली बात हो जाएगी भाई, कैसे कैसे हैंडल करेंगे? देखो इसके लिए भी देखो सिंपल सी बात है, अगर अकाउंटिंग में कोई मेथड अगर दी हुई है तो वो वेरी मच टेस्टेड मेथड है, कहीं पर भी आपको उसमें समस्या आ ही नहीं सकती। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ।
क्योंकि ना कभी-कभी मन में आता है ये क्वेश्चन कि सर एसएलएम यूज़ करें कि डब्ल्यूडीवी यूज़ करें? तो मैं उसका भी आंसर दूँगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन वाला मेथड पहले मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर हम लोग रखेंगे एसएलएम का, यहाँ पर हम लोग रखेंगे डब्ल्यूडीवी का, ठीक? हमारे पास एसेट की वैल्यू कितनी थी? 5 साल का हमने ले रखा था ना, तो 5 साल का यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग बैलेंस या कॉस्ट। यहाँ पे क्या हमने लिखा है? डेप्रिसिएशन और यहाँ पे क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस। 1 साल का डेप्रिसिएशन अगर हमने कर लिया, तो साल के अंत में हमारे पास एसेट की वैल्यू कितनी बचनी चाहिए, ठीक बात है? तो कितना का एसेट हमने लिया था बोलो? 1 लाख का। डेप्रिसिएशन का रेट कितना लगाएंगे? एसएलएम था तो 19%, याद आ रहा है कुछ अभी? 19% हमने ले लिया, एंटर करेंगे। अभी क्लोजिंग कितना बचेगा भाई? तो 1 लाख में 19,000 का एसेट अगर चला गया तो हमारे पास कितना बचा? 81,000, राइट? अभी 81,000 ही तो हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, नहीं समझे? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 31 मार्च का बैलेंस है। 1 अप्रैल, अरे ठीक, आज रात हुआ कल सुबह 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का बैलेंस कितना होगा? 81,000। नाउ इट्स द टाइम टू नो दैट we have to charge depreciation 19% on the reduced amount of the asset or on the cost. So if you are following, understand very much clearly. So if you are following SLM method, है ना, अगर आप SLM method यूज कर रहे हैं, so irrespective of the asset value you have, irrespective of the book value you have of the asset, you have to charge depreciation only on 100,000, माने कॉस्ट पर। आपको हमेशा किस पर एसेट पर किस पर निकालना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पर निकालना पड़ेगा। तो सोचो ना, इसका मतलब हर साल कितना हो गया? 19,000, 19,000, 19,000, 19,000, 19,000, है ना? क्योंकि हमेशा किस पर निकालना है? आपको कॉस्ट पर निकालना है। तो चलो भाई, एक बार हम इसको जल्दी जल्दी ड्रैग कर लेते हैं, फटाफट आंसर हमारे पास में आ जाएगा। देखना यहाँ पर, ये देखो, 81,000 में 19,000 गया तो 62 बचा, फिर 62 ट्रांसफर हुआ, उसमें 19,000 गया तो 43 बचा, इस तरीके से। और लास्ट में देखो 5,000 हमारे पास बचा। लेकिन अगर आप डब्ल्यू यूज करते हो, और कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था बोलो? इंटू 45.07%, राइट? एक ही साल में 45,000 चला गया, तो दिस वन माइनस दिस वन, तो ये बचा आपका एसेट कितना? 54,930, राइट? और यही क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। लेकिन डब्ल्यूडीवी क्या कहता है कि जितना एसेट की वैल्यू हमारे पास में है उतने पे ही हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, ना कि हमेशा कॉस्ट पे। तो आप अब की बार किस पर लगाएंगे? इस पर लगाएंगे, इंटू 45.07%। मैं ड्रैग ही कर दूंगा एक ही बार में, बट मैं एक बार दिखा देना चाह रहा था। अब की बार भी क्या करेंगे? दिस वन माइनस दिस वन, इतना में से इतना घिस गया, इतना बचा। आप जरा दोस्त इसको ड्रैग करो और आप पाएंगे कि डेप्रिसिएशन एकदम आराम से निकल रहा है। इतने में से इतना गया, इतना बचा, समझे? इसका निकल रहा 45.07%। तो आप लास्ट में क्या पा रहे हो? 5,000.89 समथिंग। तो दिस इज द राउंड ऑफ अमाउंट, 1 रुपया का अरक फर्क है। तो आप क्या देख रहे हैं ना कि साल भर में इसका डेप्रिसिएशन अगर आप देखो तो कितना है? 95,000। और साल भर में इसका भी डेप्रिसिएशन अगर आप देखोगे तब भी ये 95,000 है। देखो, इसका मतलब अगर आपने एसएलएम चूज किया तब भी आपका टोटल डेप्रिसिएशन उतना ही होगा, और डब्ल्यूडीवी यूज किया तब भी आपका उतना ही होगा। बहुत बारीकी से इस बात को समझेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर अपन यूज क्या करें? ये तो आपके ऊपर में है। सबसे पहले आपकी कंपनी जो चाहे वो कर सकती है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक साल एसएलएम कर लिए, अगला साल डब्ल्यूडीवी, अगला साल डब्ल्यूडीवी कर लिए, अगले साल एसएलएम। ऐसे आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंपनी आपको ये अलाउ कर दे, कंपनी एक्ट आपको ये अलाउ कर दे कि आप एक मेथड से दूसरे मेथड अचानक से जंप करते रहो, तो जिस साल आप ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उस साल प्रॉफिट कम बुक करोगे। तो भाई ये तो प्रॉफिट कस्टमाइज करने का टूल हो सकता है, जो कि एकदम से गलत है। तो आप क्या करेंगे? अगर डब्ल्यूडीवी स्टार्ट किए, डब्ल्यूडीवी खत्म। अगर एसएलएम स्टार्ट किए थे तो एसएलएम खत्म। हाँ, आप कसम खाए हो, नहीं सर हम बीच में मूव करेंगे ही करेंगे, तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भाई क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, क्या तकलीफ आपको हो गया जो आप डब्ल्यू एसएलएम से डब्ल्यूडीवी की तरफ में जा रहे हैं। आप एसएलएम यूज कर रहे थे, उस समय 19,000 डेप्रिसिएशन बुक किए थे ना, अभी आप डब्ल्यूडीवी की तरफ जा रहे हैं, तो आप पहले एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो बुक नहीं किए थे
पहले वाले सालों में, तो आप उनको पहले बुक करेंगे, उसके बाद आप डब्ल्यूटीवी में मूव कर सकते हैं। लेकिन ये भी करने के लिए कैलकुलेशन तो आसान है, लेकिन ये भी करने के लिए आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्योंकि भाई एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके शेयर होल्डर पढ़ते हैं, पब्लिक पढ़ते हैं, उनको कोई भी मिसलीडिंग अमाउंट या मिस इंटरप्रिटेशन अमाउंट नहीं मिलना चाहिए। एक पैटर्न है, वो पैटर्न मिलना चाहिए ताकि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं हमको एक कंपेयर करने में इजी हो। तो इसलिए एसएलएम है तो एसएलएम, डब्ल्यूटीबी है तो डब्ल्यूटीबी। सो दिस इज द राइट अप्रोच हाउ वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एनी एसेट एज पर कंपनी एक्ट शेड्यूल 2 2030, right? If you like this video, just hit the like button and let me know in the comment section that like what else you want me to make the video, like to improve the accounting skills on the day-to-day basis, right? All right, yeah.